हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ आप लोगों का एक खंड तुमुल खंड काव्य लगा हुआ है हिंदी की किताब में, उस पर चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं 2 वीडियो आप लोगों को तुमुल खंड काव्य से डाल चुकी हूँ। आज तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु कितने सर्गों में विभक्त है और हमें किस सर्ग को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानकर तैयार करना है जिससे हमारी एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग हो सके। तो तुमुल खंड काव्य के मैं आज 5 सर्ग की जो कथा वस्तु है, जो 5 सर्ग है, उन पर आज मैं चर्चा करूंगी। इसके आगे के मैं 2 वीडियो और डालूंगी जिससे आपके जो 16 सर्ग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी सर्ग से आप लोगों का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तुमुल खंड का आपके प्रथम सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी। ये प्रश्न आया हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15, 12, 13 और 5 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रथम सर्ग में क्या हुआ था तुमुल खंड काव्य में, आइए देखते हैं। तुमुल खंड काव्य के प्रथम सर्ग का नाम ईश स्तवन है। ईश स्तवन मतलब प्रभु का स्तवन मतलब उनकी स्तुति करना या उनकी प्रार्थना करना। ईश कहते हैं ईश्वर को। इस सर्ग में ईश्वर की वंदना की गई जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया। आगे कवि ईश्वर को नभ, तारों के प्रकाश, रवि, चांद, वृक्षों, पवन, अग्नि, सागर, फूलों आदि में देखता है और उसे प्रणाम करता है। ये प्रथम सर्ग हुआ आप लोगों का। तो इस तरीके से हम ये स्टोरी पढ़ के तैयार कर लेंगे इसको। ये 3 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आप लोगों का प्रश्न है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। आगे द्वितीय सर्ग, ये आपका 2015 में पूछा गया प्रश्न है। द्वितीय सर्ग में जो कुछ भी हुआ है मैंने इस तरीके से हेडिंग डाल के उसको ब्रैकेट में लिख दिया है। तो द्वितीय सर्ग में दशरथ पुत्रों का जन्म और उनका बचपन में उन्होंने जो क्रीड़ाएं की गई हैं उन पर चर्चा की गई है। तुमुल खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का नाम दशरथ पुत्रों का जन्म और एवं बालकाल है। बालकाल कहते हैं बचपन को। इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है। आगे संतानहीन राजा दशरथ का दुख दूर करने तथा सज्जनों को अत्याचार एवं अन्याय से बचाने के लिए इक्ष्वाकु कुल में इक्ष्वाकुई वंश का नाम है राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इनकी तेज एवं मनोहर छवि से सभी हर्षित होते थे। हर्षित मतलब खुश होना। दशरथ सहित तीनों माताएं राजकुमारों की बाल क्रीड़ाएं देखकर परम सुख पाती थी। बाल क्रीड़ाएं जो छोटे में वो खेल करते थे वो या शैतानियां करते थे। दशरथ इक्ष्वाकु वंश के परम प्रतापी राजा थे। युद्ध में महाराज दशरथ ने सदा विजय प्राप्त की थी। दशरथ नीति निपुण, गुणी तथा सभी विद्याओं के ज्ञाता थे। वो ऐसे गुणवान और राजा के पुत्र भी गुणी थे। ये द्वितीय सर्ग यहाँ तक समाप्त हुआ जिसमें बचपन की चर्चा की गई है राजकुमारी के। अब देखते हैं हम तृतीय सर्ग। तृतीय सर्ग में मेघनाद के बारे में चर्चा की गई है। तो जो चर्चा की गई है उसमें हम अंडरलाइन देंगे कि किस विषय में यहाँ पे बातचीत की गई। जब इस तरीके से आप अंडरलाइन देके आंसर राइटिंग बोर्ड में करेंगे तो आपको अच्छी स्कोरिंग में हेल्प मिलेगी। तुमुल खंड काव्य के तृतीय सर्ग मेघनाद में रावण के सबसे बड़े और पराक्रमी पुत्र मेघनाद का वर्णन है। तृतीय सर्ग में किस सर्ग में किस चीज के ऊपर चर्चा की गई ये आपको जरूर याद रखना है और हेडिंग में उसको नोट डाउन भी करना है। इसका कथानक इस प्रकार है। आगे मेघनाद राक्षसों के राजा रावण का पुत्र था। उसका तेज सूर्य के समान था। उसके प्रताप से धरती के सभी राजा डरते थे। उसके सामने आने से भी घबराते थे। अब तक उसके समक्ष कोई भी, समझ का मतलब सामने, ठहर नहीं पाया था। आगे उसके पराक्रम के सामने सभी नतमस्तक हो जाते थे। पराक्रम मतलब वो शौरवीर था। उसके सामने कोई भी राजा या कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता था। अगला चतुर्थ सर्ग जिसमें मकराक्ष वध 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। मकराक्ष एक राक्षस था, उसका वध भी रामचंद्र जी ने कर दिया था। तो अब सेना को कमांड करने के लिए जब मेघनाद को भेजा जाता है जो मकराक्ष का वध है उसके रिप्लेस पे, तो आइए देखते चतुर्थ सर्ग में क्या कहा गया है। तुमुल खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष वध का वर्णन किया गया। जो हेडिंग में डले हुए उसको आपको नोट डाउन करके अंडरलाइन देनी है, जो इस प्रकार है। इस सर्ग में राम द्वारा मकराक्ष वध का वर्णन किया गया है। श्री राम ने अपने युद्ध कौशल से बाणों द्वारा राक्षसों का संहार किया। संहार मतलब नष्ट करना। उनके सामने राक्षस पुत्र मकराक्ष भी टिक नहीं पाया और वही युद्ध में उनके द्वारा मारा गया और दुख से दशानन का हृदय भर आया। दशानन रावण को कहते हैं। दशानन ने मकराक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मेघनाद को युद्ध में भेजने की योजना बनाई। जो मेघनाद है वो किसका, रावण का पुत्र है, क्योंकि मेघनाद उसी के समान परमवीर था। तो चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष के वध पर चर्चा की गई है। और अगला देखेंगे हम पंचम सर्ग। पंचम सर्ग जिसमें रावण का आदेश, क्रम से आपको किस सर्ग में क्या हुआ है वो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट। 14, 9 और 8 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे मेघनाद के प्रताप के सामने रावण कुछ पल के लिए मकराक्ष वध की व्यथा भी भूल गया था। व्यथा मतलब जो दुख था उसका। उसने निश्चय कर लिया था कि अब मेघनाद को ही युद्ध के लिए भेजना उपयुक्त रहेगा। आगे मेघनाद रावण से मिलने आया और उसके
चरण स्पर्श किए। किसने? मेघनाद ने रावण के कि मैं युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ पिताजी, मुझे विजय होने का आप वरदान दें। रावण ने कहा तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ और लक्ष्मण को मारकर मेरे हृदय के विषाद को समाप्त करो। विषाद कहते हैं दुख को, ठीक है, किसको कहते हैं? दुख, पीड़ा को। आगे रावण मेघनाद की वीरता का गुणगान करता है। वह कहता है कि मेघनाद तुम्हारी शक्तियों का अंत नहीं है, रण में तुम्हारे सामने आने का साहस किसी में नहीं है। रण कहते हैं युद्ध को, ठीक है, ये जो कठिन शब्द है वो आपको मीनिंग्स लिख लेना है। साहस किसी में नहीं है, अतः अब तुम्हें शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। प्रस्थान मतलब जाना चाहिए, ठीक है। ये 5 सर्ग मैंने चर्चा की है। अब षष्ठम सर्ग एक और देखेंगे। षष्ठम सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर तैयार करना है। मेघनाद की प्रतिज्ञा, ये 16, 13, 4, 8, 7, 6 और 10 में प्रश्न पूछा गया था। तो तुमुल खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग में, षष्ठ मतलब छठवां, मेघनाद की प्रतिज्ञा का वर्णन है। इस सर्ग का सारांश निम्न प्रकार। तो जो सर्ग में कहा गया उसको हम लिख के अंडरलाइन करेंगे, ऐसे पेपर में लिखेंगे आप लोग। पिता से युद्ध की आज्ञा पाकर मेघनाद ने युद्ध की भीषण गर्जना की। यह देखकर रावण का हृदय भी विजय की आशा से फूल गया। पिता को देखकर मेघनाद ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं पिताजी आपका कष्ट नहीं हर पाया मतलब दूर नहीं कर पाया, तो फिर कभी धनुष धारण नहीं करूंगा। आगे फिर एक आप लोग कोटेशन डालेंगे अच्छा लिखने के लिए, जैसा कि मैंने रेड पेन से डाला हुआ है। कोटेशन को आप डायलॉग समझ सकते हैं। मैं राम के सम्मुख हो लड़ूंगा, सम्मुख मतलब सामने, जाके सभी का सिर काट दूंगा। सिर मतलब हेड को कहेंगे, मस्तक को। सौमित्र का भी बल देख लूंगा, लंकापुरी का दुख में हरूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोटेशन उसने डायलॉग बोला। मेघनाद कहता है मैं सिंह की भांति भयंकर युद्ध करूंगा और अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। वे चाहे आकाश में वास करें या पाताल में शरण लें, वे कहीं भी अपने प्राणों की रक्षा मुझसे नहीं कर पाएंगे। तो यहां तक मैंने आज आपके साथ जो छठवां सर्ग था वहां पे चर्चा की है। अब इसके आगे के सर्ग में अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। इस तरीके से 16 सर्ग आपको इस वाले तुमुल खंडकाव्य में पढ़ने हैं। और यहाँ से एक प्रश्न, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, चॉइस मिलती है, उसमें से आपको एक प्रश्न करना होता है। तो इस तरीके से सिंपल है कहानी, इसमें आपको 3 नंबर की स्कोरिंग करने में हेल्प मिलेगी। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी, आज मैं आप लोगों के लिए तुमुल खंडकाव्य पे जो 7वां सर्ग है उससे मैं प्रश्न लेकर आई हूँ। इसके पहले जो वीडियो में मैंने सर्ग डाले हुए थे वो मैं षष्ठ सर्ग तक आप लोगों को बता चुकी थी। अब षष्ठ सर्ग के आगे से 7वां सर्ग से मैं 15वें सर्ग तक आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, किस तरीके से बोर्ड में अभी तक जो प्रश्न आए हैं। आज मैं 7वां सर्ग से शुरुआत करूंगी। इसके पहले मैं 6 सर्ग पिछले वीडियो में आप लोग को डाल चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। 7वां सर्ग मेघनाद का अभियान, ये 18, 22 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। कभी कभी एक सर्ग का नाम दे देते हैं कि 7वां सर्ग के बारे में चर्चा कीजिए या विस्तार से बताइए। ये 3 नंबर का प्रश्न आता है आपके उसमें। देखिए, मेघनाद रावण के सम्मुख प्रतिज्ञा करके जब युद्ध क्षेत्र की ओर चलने लगा तो देवलोक के सभी देवता कांपने लगे। ये जिले के अनुसार आप लोगों की किताब लगी हुई रहती है। तो तुमुल खंडकाव्य ये जालौन के जो बच्चे हैं उनके लिए है, 12 अंक की बधाई। आप देख सकते हैं मैं पिछले वीडियो में ये प्रत्येक चीज पे चर्चा कर चुकी है। अगर आप पूर्ण से वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आएगा किस तरीके से हमें क्वेश्चन बोर्ड में अटेम्प्ट करने हैं। आगे, मेघनाद का मुख क्रोध से लाल हो गया, उसके हुंकार से बड़े बड़े धैर्यशाली शूरवीरों का साहस छूटने लगा। मेघनाद ने युद्ध का रथ सजवाया तथा युद्ध के बाजे बजाने का आदेश दिया। इसके उपरांत यज्ञ आदि करके तथा युद्ध के रथ पर बैठकर मेघनाद शत्रुओं से लोहा लेने चल पड़ा। लोहा लेने का मतलब है लड़ाई लड़ने। मेघनाद के युद्ध कौशल के विषय में सभी कहते हैं कि जब वह बाणों की वर्षा करता है तो पृथ्वी भी कांप उठती है या कांपने लगती है और सूर्य तथा चंद्रमा भी अपने धैर्य को त्याग देते हैं। तो इस तरीके से जो मेघनाद का अभियान है उसमें मेघनाद के हमें वीरता पे चर्चा करनी है। इस 7वें सर्ग में ये आपको लिखना है। जब भी आप सर्ग डालेंगे उसमें किस चीज के ऊपर चर्चा की गई है उसको हेडिंग में आप नोट डाउन करेंगे, इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एग्जामिनर को यही समझ में आ जाएगा कि आपको 7वें सर्ग में किस घटना का वर्णन हुआ है उस पर आपने चर्चा की है। तो वो आपका अंदर जो कुछ लिखा है वो पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगला 8वां सर्ग युद्धासन सौमित्र। युद्ध में सौमित्र किसको कहा गया? सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण को। 17 और 24 में प्रश्न पूछा गया था। राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने क्षण भर में ही मेघनाद के सम्मुख मोर्चा संभाल लिया। दोनों वीरों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों वीरों में से कौन जीतेगा इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। स्वयं लक्ष्मण ने भी मेघनाद की वीरता की प्रशंसा की।
लक्ष्मण ने कहा कि तुझे अपने सामने देखकर युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती है। मुझे यही चिंता है कि मैं अपने बाणों से तेरी छाती को छन्नी कैसे बनाऊं। इसको अंडरलाइन देंगे, कोटेशन हो गया। मेघनाद ने लक्ष्मण की बात को ध्यानपूर्वक सुना। यद्यपि वह लक्ष्मण की ज्ञान की गरिमा को समझता है, तथापि उसने शत्रु समझकर उनकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता। शत्रु समझकर उनकी मधुर वाणी के जाल में उलझना नहीं चाहता और युद्ध करने की ठानता है। तो ये इस तरीके से आपका अष्टम सर्ग कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नवम सर्ग। नवम सर्ग, इसमें लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध हुआ तथा लक्ष्मण की मूर्छा। ये इसका सबसे मार्मिक सर्ग है, तो ये मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे मैंने प्रश्न अभी आपको बताया कि जो आपके हृदय को छूता है उस खंड की आपको चर्चा करनी है, या इम्पोर्टेंट आपका सर्ग कौन सा है, तो ये नवम सर्ग ही इम्पोर्टेंट इसमें माना गया है। आगे देखेंगे, मेघनाद ने लक्ष्मण से कहा कि जो तुमने कहा मैं उसे सत्य ही मानता हूँ। तुम नीतिज्ञ और सर्वज्ञ हो, नीतिज्ञ नीति को जानने वाले, सर्वज्ञ सभी को जानने वाले। तुम्हारी दशा देखकर मैं भी तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी मैं आज विवश हूँ, क्योंकि मैं आज अपने पिता के सामने यह प्रतिज्ञा करके आया हूँ। युद्ध में समस्त शत्रुओं को संहार करूंगा। मेघनाद की चुनौती को सुनकर लक्ष्मण अत्यधिक कुपित हो जाते हैं। कुपित मतलब नाराज। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर संपूर्ण संसार थर्राने लगा। थर्राने का मतलब है कांपने लगा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। इतना कहते ही लक्ष्मण मेघनाद पर बाणों से प्रहार करने लगे। प्रहार मतलब युद्ध करना। लक्ष्मण के भीषण प्रहारों को देखकर शत्रु सेना के पैर उखड़ गए। मेघनाद अपने सैनिकों के साहस को बढ़ाता रहा। मेघनाद ने अपने सैनिकों से कहा, अब ये कोटेशन डालेंगे हम अगले पेन से, मेरे युद्ध कौशल को भी देखो, मैं क्षण भर में शत्रु को समाप्त कर दूंगा। फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा जो डबल लगाया था शुरुआत में और एंड में, इसको हम क्लोज कर देंगे और इसको हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं। दोनों पराक्रमी वीर सिंह के समान लड़ रहे थे। क्षण भर में ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। धरती पर मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण को देखकर मेघनाद सिंह गर्जना करके विजय के गर्व में उन्मत्त होकर लंका की ओर चल पड़ा। ठीक है, उन्नत मतलब घमंड कर अपने गर्व पर अपमान उससे होता है, उन्मत्त माने मस्त होकर लंका की ओर चल पड़ा। अगला सर्ग दसम सर्ग, हनुमान द्वारा आदेश। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर वानर सेना अत्यधिक व्याकुल हो गई। उस समय हनुमान जी सबको उपदेश देने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि इस समय अधिक चिंता मत करो, हमारी आस्था भगवान राम में है। जिसके रक्षक राम है उसका संसार में कुछ नहीं बिगड़ सकता। हनुमान जी के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और वे शोक रहित हो गए। राम अपनी कुटी में बैठे हुए थे। अकस्मात कहीं अचानक ही उनका मन कुछ चिंतित सा होने लगा। अब 11वां सर्ग देखेंगे। एकादश सर्ग, उन्मत्त राम। राम ने सोचा कि आज व्यर्थ ही मन में व्यथा क्यों जन्म ले रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा मन सशंकित है और मेरे पैर कांप रहे हैं। उसी समय अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि मूर्छित लक्ष्मण को लिए राम के पास आए। लक्ष्मण की दशा देखकर राम के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अगला द्वादश सर्ग 12वां, राम मिलाप और सौमित्र का उपचार। 9, 14, 19, 22 और 7 में पूछा गया प्रश्न है और ये मार्मिक स्थल का वर्णन भी है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं क्योंकि राम रोते हैं। देखेंगे, राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते हैं। यही कारण है कि वे लक्ष्मण की दशा को देखकर विलाप करने लगते हैं। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुष बाण को धारण करने वाले, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो। तो इसको आप कोटेशन करके डालेंगे और दूसरे जो पेन होंगे उनसे आप लिखना प्रारंभ करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा शुरू में लगाएंगे और लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। देखो मैं भी भूल गई, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। आगे लिखेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, एक बार तुम अपने नेत्रों को अवश्य खोलो। ठीक है, यहाँ बंद करना है इसको, यहाँ नहीं, यहाँ पे बंद करेंगे, पूरा लेंगे हम। और जो ये पूरा नहीं लिख सकते वो यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो। आगे देखेंगे, राम की करुण दशा को देखकर जाम्बान ने हनुमान जी को वैद्य के पास जाने का आदेश दिया। हनुमान जी क्षण भर में सुषेण वैद्य को वहां ले आए। जो वैद्य था जिसने उपचार किया था सौमित्र का, उसका नाम सुषेण था। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती है। आगे, संजीवनी बूटी के उपयोग से लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई और वानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अगला त्रयोदश सर्ग 13वां, विभीषण की मंत्रणा। 2020 में यह आया था। राम लक्ष्मण के साथ रीछ और वानर भी बैठे हुए थे। तभी राम भक्त विभीषण ने यह सूचना दी कि मेघनाद यज्ञ में तल्लीन है। तल्लीन मतलब लगा हुआ है। यदि उसका यज्ञ पूरा हो गया तो किसी प्रकार भी राम की जीत नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्मण को यज्ञ करते हुए मेघनाद पर तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम ने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। राम के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा ली। अगला देखेंगे, चतुर्दश सर्ग 14वां, मेघनाद का वध। ये 7, 18 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मण अपने दलबल के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मेघनाद यज्ञ कर रहा था।
लक्ष्मण ने मेघनाथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। मेघनाथ के शरीर से इतना रक्त बहा कि यज्ञ की भी अग्नि बुझने लगी। लक्ष्मण को बाणों की वर्षा करते देख मेघनाथ क्रोध से कहने लगा, इस प्रकार छल कपट से युद्ध करना वीरता का लक्षण नहीं है, यह सर्वथा निंदनीय है। निंदनीय मतलब निंदा करने हो। मेघनाथ की बात सुनकर लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए रुक गए, परंतु विभीषण के संकेत पर पुनः मेघनाथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। लक्ष्मण के आक्रमणों से मेघनाथ यज्ञ भूमि में ही मारा गया। मेघनाथ के मारे जाने पर देवता भी स्वर्गलोक से पुष्पों की वर्षा करने लगे। अगला देखेंगे लास्ट पंचदश सर्ग 15वां राम की वंदना। मेघनाथ के शव को यज्ञभूमि में ही छोड़कर वानर सेना राम की ओर चल पड़ी। विभीषण ने युद्ध में लक्ष्मण की विजय का समाचार राम को दिया। राम ने युद्ध में लक्ष्मण की विजय पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं जानता था कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाथ को पराजित कर सकते हैं। आगे लक्ष्मण अपनी प्रशंसा सुनकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। नतमस्तक मतलब सिर को झुकाना और भाव विभोर होकर भावनाओं से भर जाना कृपा निधान और सर्वशक्तिमान राम की वंदना करने लगे। आप विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इस पे मैंने शुरुआत में चर्चा की थी आप लोगों से। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न आपका ये आता है। तो या तो आप चरित्र तैयार कर लीजिए मेघनाथ का और लक्ष्मण का, या फिर कथा वस्तु जो मैंने 15 सर्ग में विभक्त करके आपको पूरी क्रम से लिखवाई हुई है उसकी आप हेडिंग्स तैयार कर लीजिए और जो स्टोरी उसको पढ़ लीजिए। आप इजीली इसको अटेम्प्ट पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज मैं हिंदी में आपको नया टॉपिक यूपी बोर्ड में ये जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 3 नंबर की स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। इसमें आपका एक टॉपिक जो हिंदी की बुक आपकी है तुमुल खंड का, उसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो है श्याम नारायण पांडे। ठीक है, तुमुल खंड का ये कितने डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है? वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, अल्मोड़ा, बदायूं। इतने जिले के विद्यार्थियों को तुमुल खंड का प्रश्न बोर्ड में सॉल्व करना है जो कि आपकी 3 नंबर की स्कोरिंग करेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक प्रश्न हर साल 3 नंबर का पूछा ही जाता है क्योंकि ये प्रश्न मैंडेटरी होता है और आपको इसकी आंसर राइटिंग करनी ही होती है। अब अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उनको अपने अपने खंड का ठीक है क्वेश्चन देखना होता है। तो जो वाराणसी के, इटावा के, बिजनौर के, जालौन के, अल्मोड़ा के, बदायूं जिले के विद्यार्थी हैं उनको तुमुल खंड का जो आपका टॉपिक लगा हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं स्पेशली जालौन के विद्यार्थियों के बच्चों के लिए ठीक है बता रही हूँ, बाकी ये डिस्ट्रिक्ट और लगी हूँ वो विद्यार्थी भी इस प्रश्न को नोट डाउन करेंगे। अब प्रश्न किस तरीके से आपका बोर्ड में पूछा गया है अभी तक, तो प्रश्न मैंने कई सारे लिखे हैं अथवा करके और कितने साल में कौन सा प्रश्न आया मैंने ये भी उसमें डाला हुआ है। आंसर आपको सिर्फ एक ही करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है आपको और किस तरीके से आपको कहाँ अंडरलाइन देनी है, मैंने सारी चीजें इसमें आपको बताई हैं। आप प्रश्न देखिए आप लोग, तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके प्रधान पात्र का चित्रांकन कीजिए। यूपी बोर्ड 16 में आपका पूछा गया था। फिर सेंटर में अथवा है, फिर इसका सेकंड प्रश्न देखिए, तुमुल खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रांकन कीजिए। तो जब आपने तुमुल खंड काव्य की ये आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने सभी नायकों को देखा होगा। अब इसमें जो नायक आपके हैं वो लक्ष्मण है। ठीक है, तो लक्ष्मण के ऊपर हमें ठीक है कुछ लिखना है। ये प्रश्न आपका यूपी बोर्ड 16 में पूछा गया था। अब सेंटर में अथवा करके फिर एक प्रश्न आपका लिखा हुआ है जिसमें प्रश्न में आपका लिखा है तुमुल खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र की विशेषताएं लिखिए। प्रमुख पात्र की विशेषताएं ये भी यूपी बोर्ड 16 में पूछा गया था। अब कई सारे सेट बनते हैं यूपी बोर्ड में, अब ये कई सारे सेट में अलग अलग पूछा गया होगा तभी ये 2016 आपका सन ये पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में सिर्फ आंसर एक ही लिखना है लेकिन प्रश्न कई सारे पूछे गए हैं और इस सारे प्रश्नों का मीन एक ही है कि लक्ष्मण जो नायक हैं खंड काव्य के उनकी विशेषताओं का हमें यहाँ पे चित्रांकन करना है। ये देखिए, तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक लक्ष्मण का चरित्रण कीजिए। यूपी बोर्ड 16, 13, 12, 11, 7, 5, 14, 6, 1, 8, 4 इतने सन में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये प्रश्न आपका होगा। अब जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं सारे प्रश्नों का आंसर एक ही है क्योंकि उनका अर्थ निकल रहा है कि जो तुमुल खंड काव्य के नायक हैं मतलब लक्ष्मण, उनके चरित्र के बारे में हमें बताना है। तो किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है देखिए, उत्तर मैंने लिखा है
तुमुल खंड काव्य के प्रमुख कथानायक लक्ष्मण है। तो नायक लक्ष्मण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राम के बारे में आपको नहीं लिखना है, ना ही आपको और कोई जो मेघनाद हैं और भी कई सारे पात्र हैं इसमें, रावण है, उन सब के बारे में नहीं लिखना है। इंपॉर्टेंट रोल लक्ष्मण ने प्ले किया है। ठीक है, तो लक्ष्मण के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखो नायक है, तो नायक के नीचे हमने अंडरलाइन दी है इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग में अंडरलाइन देंगे। आगे संपूर्ण खंडका की कथा वस्तु इनके इर्द गिर्द घूमती है। इनके किसके? जो लक्ष्मण है उनके। लक्ष्मण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित के बाद पहली हेडिंग डालेंगे सौंदर्य की मूर्ति। किसके लिए कहा गया? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण का रूप सौंदर्य अद्वितीय था। ठीक, लक्ष्मण बहुत सुंदर थे। अद्वितीय का मतलब कि बहुत सुंदर ये थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनकी पर्सनालिटी जो थी अत्यंत अट्रैक्टिव थी, क्योंकि वो सुंदर बहुत थे। कवि ने उनके बारे में कहा है। अब देखिए, जब भी हम 3 नंबर के प्रश्न में आंसर राइटिंग करेंगे और ये जब हम खंड काव्य के नायक की कथा वस्तु का वर्णन करेंगे या उनकी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, तो 1-2 कोटेशन अगर आप डालेंगे तो उससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कोटेशन आपको जो वाक्यांश है वो आपको तैयार करने हैं। मेरे हिसाब से 2 तैयार कर लेना। मैंने 2 ही इसमें दिए हुए हैं और वो सिंपल है। ठीक है, अगर आप 3 तैयार कर सकते हो तो 3 कर लेना। मेरे हिसाब से 2 वाक्य सफिशियंट रहेंगे। अब जब आंसर राइटिंग में आप कोटेशन डालेंगे तो कोटेशन आप दूसरे पेन से, ठीक है, राइटिंग करेंगे। अब देखिए कोटेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है। थी बोल में सुंदर सुधा और में दया का वास था। अब आप 2-3 बार इस कोटेशन को अपनी किसी कॉपी में, जो रफ कॉपी है उसमें लिख कर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। था तेज में सूरज, हंसी में चांद का उपहास था। ठीक है, ये आपके लक्ष्मण के ऊपर कही हुई बात है, जिसमें आपको लिखना है थी बोल में सुंदर सुधा। तो देखो एक चरण ये हो गया यहाँ तक, तो देखो अल्पविराम लगा दिया। फिर दूसरा चरण उर में दया का वास था, ये दूसरा चरण हो गया। फिर तीसरा था तेज में सूरज, फिर देखो अल्पविराम लगा दिया, ये तीसरा चरण हो गया। हंसी में चांद का उपहास था। कितना अगर आप तैयार कर लेंगे और इस सौंदर्य की मूर्ति में इस कोटेशन को डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरी हेडिंग आपकी भ्रात बत्सल। भ्रात माने भाई, बत्सल माने प्रेम। लक्ष्मण राम से अनन्य प्रेम करते थे। अनन्य माने बहुत, वे राम का यश चाहते थे। ठीक है, तो भ्रात बत्सल में दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। ठीक है, उसी के बारे में ये लाइन लिखी हुई है। अब एक दूसरा कोटेशन था व्यग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को। देखो ये सिंपल सा है, आप 2 बार लिखकर उसको याद करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। था व्यग्र सुनने के लिए निज बंधु जय संवाद को। ठीक है, दोनों भाइयों के बीच जो व्यग्रता थी वो सुनने के लिए, वो निज बंधु मतलब अपने भाई की, बंधु मतलब भाई की कुछ भाषा या वाणी सुनने के लिए वो कैसे व्यग्र मतलब व्याकुल थे। ठीक, आगे तीसरी परम शक्तिशाली। तीसरी हेडिंग आपकी परम शक्तिशाली। यह सत्य है कि लक्ष्मण उदार हृदय तथा कोमल स्वभाव वाले हैं। ठीक है, युद्ध में लक्ष्मण धीर, धीर का मतलब कैसे थे, आपके डरने वाले नहीं थे, निडर, वीर, गंभीर तथा भीषण योद्धा है। ठीक है, ये उनकी तारीफ में लिखी, क्योंकि किसी की विशेषता जब हम लिखते हैं तो उसके गुणों का ही बखान करते हैं। ठीक है, तो युद्ध में कैसे थे लक्ष्मण? धीर थे, वीर थे, गंभीर थे और भीषण योद्धा थे, मतलब युद्ध में कुशल थे। अगली हेडिंग राम के प्रति समर्पित। लक्ष्मण श्री राम के प्रति समर्पित है। राम उन्हें अपना अनन्य बाल भक्त स्वीकार करते हैं। फिर से देख लीजिए, लक्ष्मण श्री राम के प्रति समर्पित है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन दे सकते हैं इस तरीके से, समर्पित है। आगे देखिए, राम उन्हें अपना अनन्य बाल भक्त स्वीकार करते हैं। वह श्री राम के कारण ही वन में उनके साथ आए थे और प्रत्येक कार्य से पूर्व उनसे आशीर्वाद लेते थे। अब देखिए आशीर्वाद ये शब्द लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। हिंदी में 1 नंबर का ये आपका प्रश्न आता है शुद्ध शब्द में। आशीर्वाद किस तरीके से लिखेंगे? तो आशीर्वाद अधिकतर बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं, आशीर्वाद। ये शब्द गलत होता है, आशीर्वाद। ठीक है, ये शब्द आपका शुद्ध शब्द में आता है, ये वा के ऊपर रा चढ़ता है। ठीक है, आशीर्वाद, इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके, ये सही है। ठीक है, आई होप ये जो मैंने आपको 4 हेडिंग लिखवाई हैं वो अच्छे से समझ में, अगर एक बार भी आप पढ़ लेंगे और कोटेशन आप लिख कर देख लेंगे तो भी आपको ये टॉपिक 3 नंबर का क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, उनमें एक नायक के सारे गुण विद्यमान थे। किसमें? लक्ष्मण में। फिर देखो पूरी हेडिंग लिखने के बाद फिर नीचे लास्ट में कंक्लूजन डाला जाता है या निष्कर्ष के पूरा लिखने के बाद क्या सारांश निकला। ठीक है, तो सारांश में भी हम उनके जो तारीफ होती है उसमें कुछ शब्द लिख देते हैं। देखिए, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि लक्ष्मण वीर योद्धा,
भ्रात वत्सल, अपने भाई से प्रेम रखने वाले, वीर योद्धा, हृदय के कोमल, सर्वज्ञाता, सबको जानने वाले, चरित्र के रूप में खंड काव्य में चित्रित हुए हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप जो लास्ट में हमने इसका लिखा हुआ है उसमें आप अंडरलाइन दे देंगे और आपका 3 नंबर का प्रश्न इस तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। आई होप आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको इस प्रश्न में पूरे 3 में 3 नंबर मिलेंगे। मुझे आशा है आप लोगों को ये 2024 मैंने 22 फरवरी से जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ा रही हूँ मैं, सारे जितने भी हैं, और मुझे विश्वास है इसमें से बहुत सारे प्रश्न मेरे आपके बोर्ड में मिलेंगे। जिस हिसाब से मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो आपकी स्कोरिंग करने में पूरी हेल्प करेगा। मुझे विश्वास है आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे या फिर तैयार करके आप लोग जाएंगे। जितना भी मैं बता रही हूँ 3 नंबर का, 2 नंबर का, या व्याख्या मैंने कल पढ़ाई थी जैसे हाई स्कूल के बच्चों को, तो व्याख्या जितनी मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप लौट कर आएंगे, आप वीडियो यहीं इसी चैनल पर पड़ा रहेगा, आप उसको ओपन करके देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए नोट से मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनकी एक जो बुक लगी हुई है तुमुल खंड का, जो 3 नंबर की स्कोरिंग आपकी बोर्ड के एग्जाम में करेगी, उसका वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, जिसमें आपका टारगेट 2024 मैंने यूपी बोर्ड रखा है और इसमें टॉपिक आपका रहेगा मेघनाथ का चरित्र चित्रण। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें आपको मैंने लक्ष्मण का चरित्र चित्रण, ठीक है, उसका वीडियो मैंने आपको समझाया था। आज मैं इसी का सेकंड टॉपिक जो आपका तुमुल खंड का आपका मेघनाथ का चरित्र चित्रण, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा गया है। किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न आते हैं और कितने साल में आया हुआ प्रश्न है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपको कैसे कोटेशन डालने हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 15, 13, 12, 11, 9, 7 में ये प्रश्न पूछा हुआ है बोर्ड में और ये 3 नंबर में ये हर साल आपसे पूछा जाता है। अथवा करके दूसरा प्रश्न इसी का किस तरीके से आता है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चरित्र की विशेषताएं लिखनी है इसमें आपको, ये यूपी बोर्ड 11 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा, अथवा में किस तरीके से आया है, तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका यूपी बोर्ड 4 में पूछा हुआ प्रश्न है। तुमुल खंड काव्य के प्रतिनायक मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए, ये 4 में आपका पूछा हुआ प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न आपके मेघनाथ के चरित्र चित्रण से पूछे गए हैं। जितना आपका लक्ष्मण का चरित्र चित्रण इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका मेघनाथ का भी इम्पोर्टेंट है। तो सभी जो 10th क्लास के विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, वो सभी लोग 3 नंबर के प्रश्न के लिए जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आपको 100% ये प्रश्न आपके बोर्ड के पेपर में हिंदी में मिलेगा। अब देखिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है हमें और इम्पोर्टेंट कितना है वो मैंने इसमें सन आपके डाले हुए हैं, इससे आप देख के समझ सकते हो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको, आंसर राइटिंग में उत्तर डालेंगे। उत्तर में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है आपका, मेघनाथ तुमुल खंड काव्य का प्रमुख प्रतिनायक है, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में किसके ऊपर ये बात कही गई है, टॉपिक क्या लिया गया है, ठीक है, उसके ऊपर 2 लाने लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने किसका चरित्र चित्रण लिया है, मेघनाथ का लिया है, ठीक है, ऊपर जैसा कि मैंने बताया है मेघनाथ का ये तुमुल खंड का आपका टॉपिक लगा हुआ है, उसका ये प्रतिनायक है, ठीक है, कौन, मेघनाथ, उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरीके से लिख देंगे। तब फिर उसके आगे हम लोग हेडिंग डालकर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। आगे देखिए पहली हेडिंग आपकी आकर्षक व्यक्तित्व। उसकी पर्सनालिटी जो थी मेघनाथ की वो अट्रैक्टिव थी, ठीक है, जिसमें नायक लक्ष्मण की भांति ही मेघनाथ भी आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। हेडिंग जिस तरीके से पड़ी हुई उसी तरीके से हम उसकी आंसर राइटिंग में एक लाइन अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। इसमें नायक लक्ष्मण की भांति ही मेघनाथ का चरित्र भी या व्यक्तित्व भी आकर्षक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। फिर एक कोटेशन डालेंगे जो अच्छी स्कोरिंग करने में आपकी हेल्प करेगा। कोटेशन मैंने दूसरी आपकी पेन से डाला हुआ है और इसको आप अंडरलाइन दे सकते हैं। क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको आप लिखेंगे, इस तरीके से लिखने के बाद इसको अंडरलाइन दे देंगे। क्या लिखा मैंने, जो वीर थे बैठे वहां बे टक टक लगने लगे। क्या, जो वीर थे बैठे वहां बे टक टक लगने लगे। टक टक लगने का मतलब एक टक देखना, ठीक, उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि सभी लोग जो वहां बैठे थे उसको टक टक घूरने लगे, ये मतलब हुआ इस बात का। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग में हेडिंग डालने के बाद कोटेशन इस तरीके से डालेंगे। दूसरी हेडिंग देखिए, परम पितृभक्त। भले ही मेघनाथ राक्षस राज रावण का पुत्र है, परंतु राक्षस होने पर भी वह उच्च गुणों से संपन्न है। वह राक्षस ठीक था लेकिन उसमें जो क्वालिटी थी उसके व्यक्तित्व में वो बहुत ज्यादा थी। वह परम पितृभक्त है, वो अपने पिता का
ठीक है, परम भक्त है। वह सामने आने पर रावण के चरण स्पर्श भी करता है। जब रावण सामने आ जाता है तो उसके वो चरण स्पर्श करना नहीं भूलता है। तो ये उसके जो व्यक्तित्व में क्वालिटी थी उन बातों को ये दर्शाने का कार्य करता है। अब आगे देखिए, वह लक्ष्मण से कहता है, फिर एक कोटेशन डालेंगे हम लोग। ठीक है, कोटेशन में मैंने देखी क्या लिखा, मैंने मेरे को सिंपल कोटेशन डाली हुई जो इजीली आप 2 बार लिखने के बाद उसको याद कर सकते। जब आप बुक्स में देखेंगे तो वो कठिन आपके लिखे होंगे। अगर आपको मैटर सिंपल और अच्छा लगता है तो आप बोर्ड में मेरे नोट्स को नोट डाउन करके आप अच्छी स्कोरिंग करने में अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं। अब कोटेशन देखिए मैंने क्या डाला हुआ है, हे बीरबर। हे बीरबर, जब भी हम किसी को संबोधन देते हैं या संबोधन करते हैं तो इस तरीके से ये आपका जो निशान होता है ये वो इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, मेरी विजय से अल्पविराम लेंगे, बद्ध अब हो जाइए। उसने क्या कहा लक्ष्मण से, हे बीरबर। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उसने कहा, हे बीर, मेरी विजय से बद्ध अब हो जाइए। ठीक है, तो ये पितृभक्त में एक सेकंड कोटेशन आप लोग डालेंगे, इससे आपको हेल्प मिलेगी अच्छी स्कोरिंग करने में। तीसरी हेडिंग, परम शक्तिशाली एवं सूरवीर। वह मेघनाथ परम शक्तिशाली था और सूर योद्धा भी था। ठीक है, सूरवीर था, युद्ध में वो निपुण था। अब देखिए, मेघनाथ परम शक्तिशाली है, राम लक्ष्मण एवं अन्य वीर भी उसके पराक्रम को स्वीकार करते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन दी है। इस तरीके से आप लोग अंडरलाइन दे सकते हैं। आगे, जब वह युद्ध करता है तो वह देवता भी कांपने लगते हैं। वह युद्ध में एक बार लक्ष्मण पर हावी होकर उन्हें मूर्छित भी कर देता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो भाषा इतनी सिंपल है आपको इजीली याद हो जाएगी। इसमें मैंने कोटेशन नहीं दी है लेकिन मैंने ये लाइन इंपॉर्टेंट थी तो इसको मैंने अंडरलाइन दिए हुए है। आगे चौथी हेडिंग देखिए, आत्मविश्वासी एवं अभिमानी। वो बहुत सी क्वालिटियों का वो अभिनेता है तो निश्चित बात है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो वो कैसा था, अति आत्मविश्वासी एवं अभिमानी, प्राउडी भी था वो। आगे देखिए, मेघनाथ को अपने बल, शौर्य तथा शक्ति पर अत्यधिक विश्वास है। ठीक है, यहाँ पे हम फुल स्टॉप देंगे। वह प्रतिज्ञा करता है कि यदि विजयी होकर नहीं लौटा, फिर से देखिए, वह प्रतिज्ञा करता है कि यदि विजयी होकर नहीं लौटा तो फिर कभी युद्ध नहीं करेगा। वह अपने प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना। ठीक है, प्रण को पूरा करने में सफल भी होता है। ये आपकी चौथी हेडिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमने 4 इंपॉर्टेंट हेडिंग देखी, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करने के लिए 4 हेडिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये 3 नंबर से ज्यादा का प्रश्न नहीं आता है तो आप 4 हेडिंग लिखेंगे वो सफिशियंट आप लोगों के लिए रहेंगे।